नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। आवाज कैसी आवाज आ रही है? कल भी किसी ने बोला था कि कुछ अलग आवाज आ रही है, अजीब सा आवाज। ऐसा कुछ है क्या? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, कुछ अजीब सा आवाज आ रहा है क्या? अच्छा, झिंगुर जैसी आवाज। झिंगुर यहाँ पर कहाँ से बोलेगा? झिंगुर यहाँ कहाँ से आ जाएगा, है ना? ऐसा हो सकता है कि जब लाइट ना हो, लेकिन यहाँ पर तो यूपीएस इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर पे आवाज करता है, लेकिन यहाँ पर तो यूपीएस है, तो ये भी देखा जाए तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। यूट्यूब पर इसी माइक से एकदम बेहतरीन चलती है, और इसी माइक से अगर यहाँ पर क्लास हो रहा है, अच्छा डिस्टर्ब कर रहा। मैं एक बार सुनूं क्या आवाज, एक बार देखता हूँ अपने फोन में। तब तक सभी लोग उपस्थित हो जाइए। लग रहा है इस बैच से मुझे ही नहीं जोड़ा गया है। इस बैच में शायद मैं हूं नहीं, जिस कारण से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, एक बार मैं टीम से दिखवाता हूँ, ठीक है ना? बस 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए मैं एक बार टीम से दिखवाता हूँ, 1 मिनट बस रुकिए। अच्छा, कौन कमेंट कर रहा है कि बैच खरीदेंगे तब मिलेगा, है ना? बहुत बढ़िया है। पढ़ाने के लिए भी बैच खरीदो, पढ़ने के लिए भी? ऐसे कैसे हो जाएगा? चलिए, चेक हो रहा है ना? चेक हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं करंट अफेयर। और आज जो हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना? 1 से 2 क्वेश्चन, और ये टॉपिक मैंने जितने भी एग्जाम में करवाए हैं, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं।
ठीक है, चाहे अभी तक हम पटना हाई कोर्ट की बात कर ले, बीएड की बात कर ले, बीएसएससी सीजीएल की बात कर ले, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक का नाम क्या होगा। तो इस टॉपिक का नाम सभी लोग लिखेगा, जैसे होता है ना, वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या होगा, वर्तमान में कौन क्या है। जो आपके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस लिखा गया है ना, उस जनरल अवेयरनेस का अगर इसकी बात कर ले तो ये लगभग 20% पार्ट हो जाता है आपके जनरल अवेयरनेस का, कि वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, अभी भी साउंड में दिक्कत आ रही है। एक मिनट, बस एक मिनट। मैक्सिमम बच्चों को आ रहा है कि चलिए, तो साउंड प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों को यहाँ से बिल्कुल क्लियर है ना, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही उत्तर आ रही है। वहाँ ऑफिस में भी मैंने चेक करवाया, वहां से बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके साइड से कोई दिक्कत है तो एक बार आप सभी लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं वर्तमान में कौन क्या है, और हम प्रारंभ करेंगे अपने देश के राजा के माध्यम से, है ना। और हमारे देश में चूंकि राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, यानी कि हमारे देश का राजा जो है वो लोगों के माध्यम से चुनकर जाता है, और वो कौन है, तो हमारे राष्ट्रपति। तो आइए शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रपति से, है ना। ये मत समझिए कि तो हमें पता ही है ना। तो कहा जाता है ना कि ABCD सीखते हैं उसके बाद ही सारी चीजें हम सीख पाते हैं। तो हम शुरुआत ही यहाँ से करेंगे, किससे, तो हमारे राष्ट्रपति से, है ना। और राष्ट्रपति देखिएगा ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल भी आप सभी को देते हुए चलूंगा। अगर राष्ट्रपति की बात कर ले तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ा दूं। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और 53 कहता है कि भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। भारत का जो कार्यपालिका शक्ति है ना, वो किस में निहित होगी, तो वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि हमारे देश का जितना भी कार्य किया जाएगा वो सारे कार्य हमारे राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो ये है द्रौपदी मुर्मू, है ना। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में भारत के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। बात करें, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। दोबारा भी, है ना, दोबारा भी मैंने यहाँ पर चेक करवाया, अभी भी फिर से वहां पर आया हुआ है कि आवाज यहाँ से ठीक है। आप सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट, है ना, अब बात कर ले, अब ऐसी आप लोग बात करते हैं, है ना। प्रेसिडेंट हमारे वर्तमान में कौन है, तो यह है द्रौपदी मुर्मू। आर्टिकल 52 में इसका वर्णन है। और बात करें कौन से नंबर की है, तो ये हमारी भारत की 15वीं नंबर जो है, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें इनके बारे में, तो हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, है ना, दूसरी महिला राष्ट्रपति, ठीक। उसके बाद और क्या याद रखना है, जनजातीय समुदाय से, जनजातीय समुदाय से पहली राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि हम बात करें शेड्यूल ट्राइब से, तो ट्राइबल जो हमारी समुदाय है ना, इस ट्राइबल समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगर हम बात करें फीमेल में, तो पहली फीमेल थी प्रतिभा पाटिल, दूसरी है हमारी द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति है, तो दूसरी महिला राष्ट्रपति। नंबर वाइज देखें तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, राष्ट्रपति के कार्यों के या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन हो जाता है, उपराष्ट्रपति ना। तो राष्ट्रपति किसी कारणवश अगर अपने
कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते, इसको क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर ये किसी भी कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति पे एक व्यक्ति यहाँ पर उपराष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। और उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो इसकी चर्चा आपको आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 63 में देखने को मिलेगा। और वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो है, जगदीप धनखड़, ये हमारे क्या हैं, तो ये उपराष्ट्रपति हैं। ये हमारे क्या है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अगर नंबर वाइज देखें तो ये हमारे देश के 14th नंबर के, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है, तो जगदीप धनखड़। और आप सबने पढ़ा होगा कि उपराष्ट्रपति जो होगा, अनुच्छेद 64 क्या कहता है, 64 क्या कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि ये राज्यसभा का सभापति भी हैं, राज्यसभा के सभापति भी हैं और साथ ही साथ हमारे देश के ये उपराष्ट्रपति भी हैं। लिख लिया, क्लियर, बढ़िया आगे चलिए। उसके पश्चात भैया ये तो हो गए, अब ये भी आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, है ना। अनुच्छेद 74 आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 74 कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि इस राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो तीसरा यहां पर लिखेगा क्या चीज, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। इसका वर्णन कहां पर है, तो वर्णन है आर्टिकल 74 में, याद रखेगा। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी ये भारत के क्या हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और कितने नंबर के हैं, तो इनका भी नंबर वही लिखेगा जो हमारे राष्ट्रपति का है, ये भी 15वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और वर्तमान में देखा जाए तो अब इनका निमंत्रण कहां से आया हुआ है, तो फ्रांस से इनका निमंत्रण आया हुआ है और वहां पर जो फ्रांस की क्रांति का प्रतीक के रूप में परेड किया जाता रहा है उसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में जाने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो अभी अभी अमेरिका, है ना, जापान, न्यू पापुआ गिनी, है ना, फिजी, इन सभी की यात्रा भी ये करके आए हुए हैं। तो इनकी यात्राओं से भी आपके प्रश्न बनते हैं। पूरी यात्राओं की लिस्टिंग में आप सभी की करवा जाऊंगा, है ना, वो सारी चीजें याद रखेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना, 14 जुलाई फ्रांस, बहुत बढ़िया, ठीक, क्लियर। पेमेंट अरविंद जी देखिएगा, मैं आप सभी को बताता हूं कि देखिए किसी भी चीज की हम तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान, है ना, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है इसकी अति आवश्यकता हो जाती है। आपसे नहीं पूछेगा कि इन सब का पेमेंट कितना है, ठीक है। तो जो चीज नहीं पूछ जाएगा वो सारी चीजें, है ना। परवेज जी का कहना है घुमक्कर और फोटोग्राफी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे नहीं कहते हैं। हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे देश को चलाने वाला व्यक्ति है और इनके द्वारा जितने बड़े स्तर पर कार्य किए गए हैं शायद आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है, इसलिए ऐसे लाइन कह रहे हैं कि घुमक्कर और फोटोग्राफी प्राइम मिनिस्टर, है ना। देखिएगा, आज तक किसी प्रधानमंत्री के द्वारा वो कार्य नहीं किए गए हैं जितने मजबूत और बेहतरीन कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। अगर आप करेंट अफेयर डिटेल में पढ़े होते तो शायद ये बातें नहीं करते। बड़े बड़े अहम फैसले जो इन्होंने तत्काल प्रभाव से लिया हुआ है, आज तक किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत ना हुई थी ऐसे बड़े बड़े तत्काल प्रभाव में ऐसे फैसले लेने के लिए। जो प्रधानमंत्री पहले सोचा करते थे वो काम इनके द्वारा करके दिखाया गया है, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए, तो प्रधानमंत्री की हमने चर्चा कर ली। उसके पश्चात आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना, किससे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, है ना। तो अगला लिखिएगा यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये कौन है, तो ये है वर्तमान में DY चंद्रचूड़, ठीक। और इनकी बात कर ले तो ये 50वें नंबर के हमारे क्या है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। इनके बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में आप सभी को सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा पर चर्चा देखने को मिलेगी। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं वर्तमान में DY चंद्रचूड़। इनसे पहले UU ललित थे, उदय उमेश ललित, वो 49वें नंबर के थे, ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस है, ठीक है। बढ़े आगे, चले, DY चंद्रचूड़ हो गए। उसके पश्चात, है ना, अगला प्रश्न, महान्यायवादी,
महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? जो भी मैं लिख रहा हूं आप सभी को पता है, तो सभी लोग कमेंट करते हुए चलिएगा। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI। और इनकी बात करें तो ये कौन है? आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, ठीक है। आर वेंकट रमणी जो है वर्तमान में हमारे भारत के महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी के बारे में है ना, अगर इनकी हम बात कर ले तो आप सभी को पता है कि ये देश का सर्वोच्च है ना, देश का, या हम ऐसे कहें कि हमारे देश का ये क्या है, तो विधि से रिलेटेड है ना, सर्वोच्च विधि अधिकारी है। तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन हो जाता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि अगर भारत सरकार को अगर किसी भी मुद्दे पर कानूनी सहायता चाहिए तो कानूनी सहायता कौन देगा? तो महान्यायवादी देगा, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, चलिए ये हो गया। उसके पश्चात यहां पर और भी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की अगर हम बात करें, लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, अंग्रेजी में कहें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसके वर्तमान में अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा आदर्श कुमार गोयल। यहां पर कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसके वर्तमान में अधिकारी कौन है ना, अध्यक्ष कौन है? तो वह है आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल है, ठीक है। अच्छा, CJI और AJI में, AJI नहीं है AGI है, दोनों में क्या अंतर है? अभी तो बताया। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो न्यायालय है ना, भारत का न्यायालय, जैसे मान लीजिए हमारा आपका अगर किसी मुद्दे पर झगड़ा हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? न्यायालय में जाएंगे। और इस न्यायालय में देखा जाए तो ये न्यायालय क्या है? तो हमारा आपने देखा होगा अनुमंडल स्तर पर है, फिर वहां से जिला स्तर पर है। वहां से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, तो हमारे लिए पटना हाई कोर्ट हो जाएगा। उसके निर्णय से भी हम संतुष्ट नहीं होते तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी है, सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है। तो ये आम लोगों के मामलों के निपटारा के लिए ये व्यक्ति है। और वही हमने बात की किस इसकी? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस है ना, अगर हमें कानूनी सहायता चाहिए तो हम वकील से पूछने जाएंगे। लेकिन सरकार का वकील हम कहें, है ना, सरकार का वकील अगर सरकार के ऊपर कोई केस करता है ना, कोई केस चलता है सरकार के ऊपर, तो सरकार का पक्ष को लेकर कोर्ट में कौन पहुंचेगा? तो आपका AGI। तो ऐसे समझिएगा AGI जो है ये सरकार का वकील होता है ना। आपको अपने वकील, सबके अपने अपने वकील होते हैं। कोई भी कानूनी सहायता चाहिए तो उस वकील से पूछते हैं कि हमने ऐसा किया है, क्या ये संभव है या नहीं है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा करते हैं तो क्या होगा? तो ये सारी चीजें हम किससे? वकील से। ऐसे ही हमारी सरकार जो है किससे पूछेगी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछेगी, ठीक है। बातें समझ में आ गई? आर वेंकट रमणी है ना, आर वेंकट रमणी। और ये 16वें हमारे क्या हैं? तो 16वें हमारे ये महान्यायवादी हैं। क्लियर हो गया? कंप्लीट। आइए अब थोड़ा सा संसद की ओर चलते हैं, है ना, थोड़ा सा हम संसद की ओर चलते हैं। और संसद में कौन कौन से प्रमुख हैं? तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है? राज्यसभा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर? लोकसभा हो गया, ठीक है। तो राज्यसभा में हमारा क्या होगा? तो राज्यसभा में सभापति होता है। क्या होता है? सभापति होता है, ठीक है, सभापति। और पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है हमारे जगदीप धनखड़, ठीक है ना, जगदीप धनखड़, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। लोकसभा में देखा जाए तो लोकसभा में जो प्रमुख होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर, ठीक है।
और वर्तमान में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? तो यह है ओम बिरला। ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। क्लियर? तो ये दो चीज लिख लीजिएगा यहां पर, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, ठीक है। क्लियर है? लिख लिया सबने? ठीक। अब देखिएगा यहां से कुछ बेसिक बातें है ना, कुछ बेसिक बातें यहां पर ध्यान रखिएगा। राज्यसभा जो है इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और इसका विघटन नहीं होता है ना, इसका विघटन नहीं होता, एबोलिशन इसका नहीं होता है, ठीक है। क्लियर? और इसकी बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर, यानी कि निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। और इसका विघटन होता है, इसका क्या होता है? विघटन होता है। कितने दिनों पश्चात? तो इसकी अवधि जो है वो 5 वर्ष की है, यानी कि आज अगर लोकसभा गठित की जाती है तो आज से अगले 5 वर्ष के पश्चात है ना, 5 वर्ष की अवधि पूरा होने पर इसका विघटन कर दिया जाएगा। और विघटन करने की शक्ति किसके पास है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इसको विघटित कर सकता है। जितने भी मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो होते हैं वो पद धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब भी चाहे किसी भी मंत्री का पद जो है वो समाप्त कर सकता है। और मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा की ओर। तो ये सारे प्रश्न जो है, ये सारे प्रश्न जो है आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। विघटन का मतलब एबोलिशन, यानी कि इसका समाप्ति कर देना। जैसे अभी बना, 5 वर्ष पश्चात इसका विघटन कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया इसको, ठीक है। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए अगला लिखिएगा। यहां पर थोड़ा सा निर्वाचन आयोग में चले तो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है? चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है? ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए कौन है भैया? याद है तो एक बार आप सभी लोग कमेंट भी करते रहे तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा, है ना, मुझे ज्यादा मजा आएगा। कौन है वर्तमान में? तो ये है राजीव कुमार। बहुत बढ़िया अंकित जी, है ना, बहुत बढ़िया। ये कौन है वर्तमान में? तो ये है राजीव कुमार, ठीक है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? तो ये राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं, याद रखिएगा, है ना। और चुनाव आयुक्त की बात करें तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, है ना। चुनाव आयुक्त की यहाँ पर बात करें, ठीक है, चुनाव आयुक्त, यानी कि इनके नीचे, तो इनके नीचे 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन से? तो एक है आपके कौन से? अरुण गोयल और दूसरा अनूप चंद्र पांडे। एक कौन हो गए? अरुण गोयल, अरुण गोयल, और दूसरे अनूप चंद्र पांडे। ये दोनों क्या है? इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इनका ऐसे कहें कि मालिक कौन है, यानी कि सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पर कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ये हमारे राजीव कुमार। इनके नीचे भी 3-4 लोग हैं। कौन कौन से? अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, है ना। तो ये इनके नीचे हैं, लेकिन इतना गहराई तक आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अनूप यहां तक, है ना। कम से कम ये याद रखिएगा, राजीव कुमार। मैक्सिमम आपसे संभावना यही है कि राजीव कुमार ही आप सबसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। अगला, है ना, अगला क्या यहां पर? तो अगला कैग की हम बात करेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या बोलते हैं? कैग, CAG, CAG, कैग, ठीक। कौन है भैया? हाँ बिल्कुल बढ़िया, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये चर्चे में रहे हैं, है ना, ये चर्चे में इसलिए रहे हैं
क्योंकि जो हमारा विश्व बैंक है, विश्व बैंक का जो बाह्य यानी कि बाहरी जितने भी हिसाब किताब है उसकी जिम्मेदारी इन्हीं को दिया गया है। किस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का, WHO का। तो ये याद रखिएगा, ये चर्चे में रहे हैं। ये कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, याद रखिएगा, ये चर्चे में है। ध्यान में यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो बाहरी है ना, एक्सटर्नल जो मैटर है यहाँ पर, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, मैटर जो है, उसको जिम्मेदारी किसको दिया गया है? इसी गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए चर्चे में यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इनके अधीन काम कौन करते हैं? तो एक हो जाता है CGA, महालेखा नियंत्रक, जो SS दुबे हैं, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। SS दुबे महालेखा महानियंत्रक कहा जाता है, मैं लिख ही देता हूं, है ना। महालेखा महानियंत्रक, और ये कौन है वर्तमान में? ये है SS दुबे, ठीक है, SS दुबे। कंट्रोलर जनरल अकाउंट कहा जाता है, CGA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CGA, कंट्रोलर जनरल अकाउंट। ये वर्तमान में कौन है? तो SS दुबे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कैग का फुल फॉर्म हो जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और CGA क्या हो गया? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हो गया। और ये वर्तमान में हमारे SS दुबे है, ठीक है। हो गया, बढ़े आगे। डन हो गया तो एक बार सभी लोग बताएं, और फिर बढ़ते हैं हम आगे। जितने इंपॉर्टेंट है सारे लिखवा दूंगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, इन सबको रट जाना है। बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ, है ना, बहुत ज्यादा मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, है ना, बहुत कम लिखवा रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। SS दुबे, ठीक हो गया। एक्सटर्नल अफेयर है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसका बाहरी मामलों की देखरेख की जिम्मेदारी गिरीश चंद्र मुर्मू को मिली हुई है। हाल ही में, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, इसी महीने में मिली हुई है, इसलिए चर्चे में यहाँ पर है, ठीक। आइए बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम सेना की ओर चलते हैं, है ना। सेना, ठीक, और सेना की बात कर ले तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है आप सभी से कि भारत का सुप्रीम कमांडर कौन है? ठीक है, भारत का सुप्रीम कमांडर, तो ये प्रेसिडेंट होता है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, अर्थात कौन हो गई? तो ये द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। अगर सुप्रीम कमांडर पूछा जाए, है ना, आर्टिकल कौन सा? तो 53 में ही ये वर्णन है। 53 में उपखंड 1 कहता है कि भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगा। और वहीं पर आगे बढ़ेंगे तो आपको वहीं पर लिखा हुआ है कि जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। तो सुप्रीम कमांडर अगर पूछे तो वो आपका प्रेसिडेंट होगा। ये बातें सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सर्वोच्च सेनापति हो गया पहला हमारा, प्रेसिडेंट हो गया। उसके बाद दूसरा, है ना, क्या चीज? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा नेवी हो जाएगा, है ना। नेवी यानी कि जल में करने वाला, हिंदी में कहें तो इसको नौसेना कहते हैं, है ना। नौसेना प्रमुख कौन है? दूसरा देखा जाए तो आर्मी हो जाएगा, आर्मी अर्थात थल सेना प्रमुख कौन है? आप सबको पता है तो कमेंट करते हुए चलिएगा। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? एयर फोर्स हो जाएगा, एयर फोर्स। और एयर फोर्स का मतलब हो जाएगा हमारा वायु सेना, ठीक है। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। अगर हम नेवी की बात कर लें तो नेवी में कौन है? आर हरि कुमार, है ना। यहाँ के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार, ठीक है। आर हरि कुमार किसके हो गए? तो हमारे नौसेना के प्रमुख हो गए, ठीक है। उसके पश्चात आर्मी और एयरफोर्स की बात कर लें तो आर्मी अर्थात थल सेना, और थल सेना जब प्रमुख है हमारे, ये वर्तमान में कौन है? तो ये है मनोज पांडे। नाम क्या है इनका? मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे। और ये आर हरि कुमार, और एक कौन हो गए हमारे? तो VR चौधरी। ये हमारे एयरफोर्स के प्रमुख हो गए। नाम क्या है इनका? VR चौधरी, ठीक है, VR चौधरी। तो ये 3 कम से कम याद रखिएगा। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार, थल सेना प्रमुख मनोज पांडे,
और एयरफोर्स यानी कि वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी। वायुसेना वी.आर. चौधरी, नौसेना आर. हरिकुमार, थल सेना मनोज पांडे। ठीक है, क्लियर? हाँ, वी.आर. का फुल फॉर्म विवेक राम है। बहुत बढ़िया अनिता जी, बहुत बढ़िया, है ना। बिल्कुल, सीडीएस भी लिखवाऊंगा। सीडीएस ये हो गया। इसके पश्चात है ना सीडीएस लिखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। तो अगला हम यहाँ पर बात कर ले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है ये वर्तमान में सीडीएस है। ठीक है, और बात कर लें कि ये सब तो प्रमुख हो गए, लेकिन कहीं पर अगर सैन्य अभियान करना हो, जैसे मान लीजिए ऑर्डर यहाँ पर हमने प्लान किया कि पाकिस्तान को समाप्त कर देना है ना, पाकिस्तान की कहानी जो है समाप्त कर देना है, तो अब ये समाप्ति के लिए जो सेना जाएगी तो इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है महानिदेशक, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। किसका? तो सैन्य अभियान का। और ये वर्तमान में मनोज कुमार कटियार, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जो हैं वो यहाँ पर वो क्या करेंगे? तो नेतृत्व वहां पर करेंगे। बिल्कुल पहले जो है ना विपिन राव है, और उनके नाम पर कई सारे परिवर्तन भी किए गए हैं। जैसे अगर हम बात कर लें अरुणाचल प्रदेश का जो कीबिथु सैन्य जो हमारा सेंटर था उसका नाम हमने जब जनरल बिपिन रावत गैरिसन कर दिया गया है ना। तो ये बातें भी आप सभी लोग याद रखिएगा उनके याद में ही। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले यहाँ पर विपिन राव और अभी वर्तमान में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ठीक, नहीं फुल नेम नहीं पूछा जाएगा, है ना, पूरा नाम नहीं पूछा जाएगा। न्यूज़पेपर में पूरा नाम नहीं आता, है ना, वी.आर. चौधरी ही आता है। और जो हाईलाइटेड रहता है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वही आपसे पूछा जाएगा, पूरा नाम नहीं पूछा जाएगा। पूरा नाम किसका पूछा जाता है? जैसे कोई टर्मिनोलॉजी हो गई उसके पूरा नाम पूछ लिया जाएगा, है ना, क्लियर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये थोड़ा ना पूछा जाएगा, नरेंद्र मोदी काफी है आपके लिए, वी.आर. चौधरी काफी है आपके लिए, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सीडीएस का फुल फॉर्म हो जाता है क्या चीज? अभी अभी तो बताया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गया, क्लियर। चलिए अब आते हैं कुछ, है ना, जो हमारी गुप्तचर संस्थाएं हैं। गुप्तचर संस्थाओं के बारे में कितने लोग जानते हैं? ठीक, हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, ये टॉपिक डालिएगा। गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन सी है ये पता है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कौन कौन सी है? अच्छा, केवल रॉ थोड़े ना है, बहुत सारी चीजें हैं। कब किसकी स्थापना की गई ये भी चीजें यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ, मजा आ जाएगा, है ना। देखिएगा, एक तो सबसे पहले जैसे होता है ना कि नेता वेता भ्रष्टाचार कर रहा है, मान लीजिए आप यहाँ पर सांसद बन गए और बनने के पश्चात पूरा लूट पाट कर रहे हैं एकदम। धन संपत्ति, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था इलेक्शन में लड़ने के लिए तो आपकी संपत्ति 5-6 लाख रुपए वहां पर दर्ज थी, और यहाँ 5 वर्ष में देखा जाए तो 20-50 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपने भ्रष्टाचार किया हुआ है, और इस भ्रष्टाचार पर निषेध करने के लिए जो हमने यहाँ पर बना रखा है उसका नाम क्या है? सीवीसी, है ना, सीवीसी। इसको ब्लू से लिखते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक, इसकी बात कर लें तो 1964 में इसकी स्थापना किया गया था, और ये जितने भी गुप्तचर संस्थाएं हैं, अगर हेडक्वार्टर पूछे आंख मूंद के नई दिल्ली लगाना है, क्योंकि सब के सब नई दिल्ली में स्थापित है ना। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, हिंदी में हो जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अंग्रेजी में हो जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और ये वर्तमान में कौन है? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। लिख लीजिएगा यहाँ पर सभी लोग, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हमारे वर्तमान में सीवीसी। हिंदी में हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अंग्रेजी में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। हो गया,
चलिए, इसके पश्चात हम बात कर ले, एक और नाम हाईलाइटेड है ना, और किसका नाम है? प्रवीण सूद की। कई बार पढ़ाया हूं, है ना, 10-20 दिन पहले ही पढ़ाया प्रवीण सूद। चलिए बताइएगा ये किसके, ये वर्तमान में निदेशक हैं, है ना, किसके निदेशक हैं वर्तमान में? प्रवीण सूद निम्न में से किसके अध्यक्ष है, किसके निदेशक हैं? चलिए बहुत बढ़िया, सीबीआई। यहां पर लिख लीजिएगा दूसरा क्या चीज? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। 1 अप्रैल 1963 को इसका गठन किया गया, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? आपकी नई दिल्ली में हो जाएगा, है ना। तो कब गठन किया गया? 1963 में। कब? 1 अप्रैल को। जब कहते हैं कि अप्रैल फुल बना दिया, हा अप्रैल फुल बना दिया, उस दिन हमने सीबीआई का गठन कर दिया है। तो सीबीआई का वर्तमान में नए नए प्रमुख कौन बने हुए हैं? तो प्रवीण सूद बने हुए, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और स्थापना 1 अप्रैल 1963। ठीक है, क्लियर? चलिए, उसके पश्चात आगे हम बात कर लें आईबी की, है ना। तीसरा आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके प्रमुख कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है बताइएगा सभी लोग? इंटेलिजेंस ब्यूरो, बहुत बढ़िया अंकित जी, है ना, तपन कुमार डेका। लिख लीजिएगा सभी लोग, तपन कुमार डेका जो हैं, ये वर्तमान में आईबी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी बात कर लें तो इसको कब बनाया गया था? तो ये अंग्रेजों के समय काल में ही, है ना, ब्रिटिश काल के दौरान 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मूल काम क्या है? तो देखिएगा, इसके जितने भी अधिकारी होते हैं किसी भी मुद्दे पर, जैसे कुछ भी देश में हो रहा हो, इसके बारे में, ये क्या है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है हमारे। जैसे देश की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बड़े ही स्तर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। गुप्त सूचनाओं को ये क्या करते हैं? जैसे देखिएगा, 2 चीजें याद रखिएगा, अगर हम बात कर लें एक अपने भारत की, है ना, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, बहुत दिन हो गए भारत को बनाए हुए, तो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ तो हो ही रहा है। अगर ये अपना भारत हो गया, तो भारत में एक क्या हो गया? भारत के अंदर हो गया, है ना, और एक हो गया भारत के बाहर हो गया। ठीक है, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बात कर लें तो देश के अंदर कौन काम करता है? तो ये आईबी काम करती है। और देश के बाहर कौन करता है? तो ये रॉ काम करता है। अगर बाहर की बात कर ले तो ये रॉ काम करता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जैसे मान लीजिए हमारे देश के बारे में दूसरे देश में क्या कहानी चल रही है, क्या उसका दृष्टिकोण हमारे देश के लिए बढ़िया है या खराब है ना, ये सारी जानकारियां भारत को रहेगी, तभी तो उस देश के साथ अगर हम कुछ कर रहे हैं, है ना, कोई संबंध स्थापित कर रहे हैं। मान लीजिए पाकिस्तान के बारे में हमें पता है ना, कि वो तो भैया बड़ा खतरनाक आदमी है, हम कुछ भी कर ले हमारे लिए वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो हमें पता है। लेकिन नेपाल के बारे में, है ना, हमें लगता है कि वो हमारा मित्र है, लेकिन आप सबको पता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या करेगी? रॉ के एजेंट हमारे नेपाल में भी चप्पे चप्पे पर भरे हुए हैं, और जो एक एक जानकारियां वहां पर एकत्रित करते हैं, बताते रहते हैं कि जो नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल, है ना, जिन्हें प्रचंड भी कहा जाता है, इनका झुकाव जो है चीन के तरफ है। तो ये सारी चीजें पता होगी हमें, तभी तो अगर हम नेपाल के साथ कोई रिश्ता बनाने के लिए सोचे, कोई संबंध स्थापित करने के लिए सोचे, तो उसमें हमारा एक ध्यान ये भी रहेगा कि हम कुछ भी कर ले, इसका झुकाव तो कहाँ रहेगा? चीन की तरफ ही रहेगा, और उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ भी यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। तो वैसे ही अगर भारत के अंदर ये सारी सूचनाएं को एकत्रित करता है तो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है, और भारत के बाहर से अगर कोई सूचना एकत्रित करता है तो वो रॉ करता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? रिसर्च का मतलब क्या हो जाएगा भैया, है ना, अब इसका हिंदी ऐसे ही रॉ ही याद रखिए ना, अब हिंदी सोचना पड़ जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। आईबी का तपन कुमार डेका हो गए। रॉ की हमने बात कर ली, तो चौथा रॉ भी लिख लीजिएगा, है ना। रॉ के प्रमुख कौन है? तो ये भी हाल ही में नए नए बने हुए हैं, है ना, नए नए बने हुए। कौन बने हुए हैं? तो रवि सिन्हा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी सीबीआई के प्रमुख भी नए बने हुए हैं।
और रॉ के प्रमुख भी नए नए बने हुए हैं, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो रवि सिन्हा यहाँ पर बने हुए। रॉ की बात कर ले, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 21 सितंबर 1968 को, है ना। रॉ हमने कब बनाया, 21 सितंबर 1968 को हमने रॉ की स्थापना की है। 19 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना किया, जिसकी जिम्मेदारियां क्या है, बाहर। आपने मूवी में देखा होगा, दिखाया जाता है कि इसका एजेंट अगर कोई पकड़ा गया तो भारत सरकार सीधे मना कर देती है, हम तो इसको कुछ जानते ही नहीं है ना। तो बड़ा रिस्की है ना, बहुत ज्यादा रिस्की है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आरती जी, सुमन जी, इसका फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है ना, क्लियर। 21 सितंबर, है ना, 21 सितंबर 1968 रॉ हो गया। आईबी भी हमने देख लिया, ये डन है चारों। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके पश्चात एक और हमारी एजेंसी है ना, कौन सी है, जिसको हम बोलते हैं NIA, है ना, NIA, नेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी हो जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना। अब इसकी बात कर ले, इसका फॉर्मेशन कब किया गया, तो ये नया नया हमने फॉर्मेशन किया हुआ है। और क्यों किया हुआ है ध्यान रखिएगा, 26/11 की घटना सबने पढ़ा होगा, है ना, 26/11 के बारे में सब लोग जानते होंगे, जब मुंबई में टेरर अटैक किया गया। और इस में देखा जाए तो मूल चूक हमारी क्या हुई थी कि जो सूचनाएं यहाँ पर होनी चाहिए वो सूचनाएं हमारे पास नहीं आ पाई थी। तो ऐसी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए हमने एक नया विंग ही यहाँ पर स्थापित कर दिया, जिसको हमने नाम दिया है NIA, है ना। तो NIA क्या हो गया हमारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया। कब हमने स्थापित किया, तो वर्ष 2009 में स्थापित किया हुआ है, 26/11 की घटना के पश्चात। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है उनका नाम है दिनकर गुप्ता, दिनकर गुप्ता। ठीक है, तो कौन है यहाँ पर, NIA के प्रमुख कौन है, दिनकर गुप्ता है। ठीक, अच्छा भैया इसमें है, बहुत बढ़िया है संभव जी, है ना, बहुत बढ़िया है, आपको तो इससे भी हाई पोस्ट पर जाना है ना, क्लियर। NIA हो गया। NIA के पश्चात लिखिएगा, एक है हमारे पास ED, है ना, ED, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है इसको। क्या चीज, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, हिंदी में हो जाता है प्रवर्तन निदेशालय। हिंदी में क्या होता है, प्रवर्तन निदेशालय, अंग्रेजी में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, और इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ED कहा जाता है। ठीक है, ED। ठीक, यहां पर कौन प्रमुख है, संजय कुमार मिश्रा, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे सभी लोग, संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा, ED इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, 1 मई 1956 को इसका गठन किया गया, है ना। और ये देखिएगा, ये किसके अंतर्गत, ED क्या है समझिएगा, है ना। ED की हम बात कर लें तो ये हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है। जैसे होता है, मान लीजिए NIA है ना, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमारी देखा जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो है, IB है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन अगर बात इन्वेस्टिगेशन में पैसे की आ जाएगी, है ना, पैसे के मामले में अगर बात आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने की, तो कौन करेगा, ED करेगा। ये हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और पूछ ले कि किसके अंतर्गत, अमित शाह के अंतर्गत आएगा या वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण, तो याद रखेगा ये बाकी जो हमने जितनी बात की है सब के सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये सभी हमारे जो अमित शाह है उनके अंतर्गत हैं। लेकिन इसका अगर हम देखें कमान, तो ये हमारे वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी के हाथों में है इसका। ठीक है, तो ED समझ में आ गया। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट किससे संबंधित है, तो ये रेवेन्यू से संबंधित है। ठीक है, NIA की बात करें, NIA 2009 में स्थापित किया गया था, है ना, NIA 2009 में स्थापित किया गया था, NIA एक्ट 2008 के आधार पर। और ये एक्ट जो थी वो 31 दिसंबर 2008 को पारित किया गया संसद से, है ना। 31 दिसंबर 2008 को NIA एक्ट 2008 पारित किया गया और इसी के आधार पर 2009 में इसका गठन किया गया। ठीक है, क्लियर। नहीं, छापा देखिएगा, छापा मारता है कौन, तो
हमारा जो IRS होते हैं, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी जो होते हैं वो छापा मारते हैं, लेकिन वो सब के सब किसके अंतर्गत रहेंगे? तो ईडी के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़े आगे। उसके पश्चात एक है हमारा कौन सा? एनसीबी। एनसीबी नेशनल नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका क्या हो जाएगा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इसके कौन है? सत्य नारायण प्रधान। इसके प्रधान का नाम ही प्रधान है। क्या चीज? सत्य नारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सत्यनारायण प्रधान। 17 मार्च 1986 को इसका गठन किया गया। इसका भी हेडक्वार्टर देखें तो नई दिल्ली है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख हमारे यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, उन सब की लिस्टिंग हमने यहाँ पर कर डाली। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जितने भी यहाँ पर अधिकारी बनते हैं ना, सब यूपीएससी अधिकारी हैं। कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा, यही लोग यहाँ पर जाते हैं। हमारे जैसे लोग यहाँ पर नहीं जा सकते, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये हमारा किससे संबंधित है? तो जो हमारा नशीली पदार्थ हो गई है ना, नशीली पदार्थ, उन सब से ये रिलेटेड है। और देखिएगा, आपने देखा होगा कई सारे मूवियों में, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, सच नहीं उगल रहा है, तो सच उगलवाने की जिम्मेदारी भी किनकी होती है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की होती है। यहाँ पर उनको नशीली ऐसी दवाएं दी जाती है, नस में एक इंजेक्शन दिया जाता है, और उसके माध्यम से जो मस्तिष्क में उत्तेजना होती है, उत्तेजना की वजह से ही हम सारे काम कर पाते हैं। तो उसमें जो होती है ना कि हमें क्या करना है? झूठ बोलना है। मस्तिष्क जो है ना, मस्तिष्क ही झूठ बुलवाता है। और जब मस्तिष्क को हम न्यूट्रल कर दें, है ना, मस्तिष्क को जब हम न्यूट्रल कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में वो झूठ बोल ही नहीं पाएगा, सच्चाई सारी निकल जाएगी। तो ये सारा निकलवाने की जिम्मेदारी जो है ये एनसीबी का होता है। ठीक है, क्लियर? तो आज सेशन में यहीं तक रहने दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आया था ऑफिस एक दिन के लिए और आज चौथा दिन है मैं लगातार ऑफिस में ही हूँ, और इस कारण से थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है। घर पे रहना, सहूलियत से रहना, और एक ऑफिस में रहना, दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। और पैर में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, खड़ा नहीं हो जा रहा। लगातार देखा जाए तो मैं 6:45 से यहाँ पर खड़ा हूँ और 8:45 हो चुका है, तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक रहने दे, अगर आप सभी की इच्छा हो तो। कल वाला पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है वहां पर, है ना। और 1 मिनट वेट कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवाने के लिए मैंने अपना सिस्टम भी यहाँ पर खोल रखा है। तो बस 1 मिनट वेट करेंगे, मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूँ। आज डेट हो गया हमारा 30 जून। क्वेश्चन का सेशन हमने रखा है ना, कल सैटरडे है तो कल केवल क्वेश्चन आंसर ही होगा, कल एमसीक्यू ही होगा। ठीक है, तो कल ओनली एमसीक्यू होगा। लग रहा है शायद आप कल के क्लास में नहीं थे, स्टार्टिंग वाले क्लास में, वहीं पर हमने चर्चा किया था। कहाँ गया 30? कहाँ गया 30 जून? 30 जून। हाँ सैटरडे है, कल एमसीक्यू ही होगा, है ना, कल की क्लास में एमसीक्यू ही होगा। ठीक,
पीडीएफ कैसे इसमें दें? मैं घर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं वो पेन ड्राइव नहीं ले पा रहा, और इसकी वजह से आप सभी को टाइम पर पीडीएफ नहीं मिल पा रहा कमेंट बॉक्स में। बाकी क्लास में तो मैं साथ ही साथ यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, है ना। बस डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड करके आप सभी को अटैच कर रहा हूँ। चलिए अब आगे इसमें समय थोड़ा सा लग जाता है, अब क्या कर सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी क्लास चल रही है सर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में चला गया है पीडीएफ, मैंने इसको पिन कर दिया है, सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आज वाला है, ठीक है। मिल गया सबको? चलिए तो फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे। अगर 11 बजे टाइम होगा तो आइएगा, अन्यथा की स्थिति में कल फिर 7 बजे मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।